वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। आज मैं आपके साथ में दोबारा से जुड़ गई हूँ आपके साथ साइंस के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, तो वहाँ के आगे के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें इफ़ यू नीड दैट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। मेरा नाम आप जानते ही हैं, दीर्घा शर्मा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ये दो आपको यूनिट्स, आपको टर्म्स पढ़नी है। और एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, जो कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, जो हमने कल बात की थी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों का नंबर इक्वल होगा तभी तो वो जो मॉलिक्यूल, जो एटम है, वो बैलेंस बना पाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होंगे तब वो बैलेंसिंग सिचुएशन में होगा। ये मैंने आपको बात कल भी समझाई थी। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो या तो वो आयन बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, या फिर वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। तो हम Z जो नंबर है इसके वैल्यू को इक्वल मानते हैं प्रोटॉन के नंबर्स और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक वेट की, दैट इज़ डिनोट्स बाय A। इसे हम A से डिनोट करते हैं। इसका इक्वल, ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो एक ही नंबर से, यानी कि वो तो इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने P/E लिख दिया है कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर सेम ही है। तो एक तो वो नंबर्स कितने हैं, वो उनकी संख्या, प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की, कितने न्यूट्रॉन्स उसमें हैं, उस एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं। इसको शो करता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, यानी कि A इज इक्वल टू Z प्लस N, या A इज इक्वल टू P/E प्लस N, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम कुछ एटम्स को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ 1H1, यानी कि हाइड्रोजन। सेकंड है हीलियम 2 4, 6C12, यानी कि कार्बन। फिर ऑक्सीजन, फिर सोडियम और लेड, इनकी हमने बात की है। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एटॉमिक नंबर कौन सा है, एटॉमिक वेट कौन सा है? जो बेसिक सी चीज़ है, जो ऊपर लिखा है वो एटॉमिक वेट है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो ऊपर लिखा है, यानी H के सिर पे जो लिखा हुआ है, या हीलियम के सिर पे जो लिखा हुआ है, वो एटॉमिक वेट है। और जो उसके पैरों में लिखा हुआ है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। तो इन सब में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? एटॉमिक नंबर यानी E/P, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि Z की वैल्यू हाइड्रोजन में क्या है? 1, हीलियम में क्या है? 4, हीलियम में है 2, पैरों की तरफ जो है एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं, और कार्बन में है 6, ऑक्सीजन में 8, सोडियम में 11, और लेड में आपका 82। और इसी तरह से प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं Z की वैल्यू, ये सारा कुछ इक्वल ही है, एक ही चीज़ है। और A जो है, A क्या है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इसमें ऊपर कंसिडर है, यानी कि एटॉमिक वेट जो है इसका, इसके सिर की तरफ लिखा हुआ है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 4, कार्बन में 12, ऑक्सीजन में 16, सोडियम में 23 और लेड में 208, यानी 208। तो इस तरह से आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट को देख सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेंगे कार्बन का और एक लेंगे ऑक्सीजन का। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल टू Z। तो Z की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6 कार्बन में, और ऑक्सीजन में क्या है? 8, ओके। एटॉमिक वेट कितना है? 12। अब हमें जब न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी होती है तो न्यूट्रॉन के लिए हम एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक वेट में से आपको एटॉमिक नंबर माइनस करना है, यानी कि 12 - 6 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या आपकी आ जाती है। तो 12 - 6 कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉन 6। और उधर आपका ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा? 16 - 8 कितना आ गया? 8 दूनी 16। तो यानी कि आपका न्यूट्रॉन की नंबर है 8। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की। सम एटॉमिक नंबर, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर, जिनमें कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहता है और एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंशिएट करता है, वो एक दूसरे से अलग होता है। यानी कि जो पैरों की तरफ लिखा हुआ है वो सेम होगा, जो सिर की तरफ लिखा हुआ था वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हम थोड़े से देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स को हम पढ़ते हैं बेसिकली, 1H1, 1H2 और 1H3। तो 1H1 है प्रोटियम, और इसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद है ट्राइटियम, ठीक है। तो 1H1, यहाँ पे आपका A की वैल्यू भी 1 और Z की वैल्यू भी 1। ड्यूटेरियम में क्या है?
आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी कि Z की वैल्यू तो 1 है, लेकिन A की वैल्यू 2 हो जाती है। इसी तरह से ट्राइटेरियम में है, यहाँ पर आपका Z की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू 3 हो जाती है, यानी कि Z की वैल्यू सब में सेम है, लेकिन आपकी जो A की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ से अगर आप चाहें तो न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको 1 - 1 = 0, देन आपको 2 - 1 = 0, यानी कि परमाणु भार में से परमाणु संख्या जो है, परमाणु क्रमांक जो है उसको माइनस करना है। तो 2 - 1 = 1 और 3 - 1 = 2। तो ये आपके न्यूट्रॉन्स की अलग अलग वैल्यूज़ आपकी निकल जाती हैं। तो आपको याद रखना है आइसोटॉप्स वो हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर है, यानी Z की वैल्यू सेम है, लेकिन A की वैल्यू आपकी चेंज मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू जो है इक्वलेंट रहती है। तो जब भी किसी, मान लीजिए कोई एक एटम है जिसमें प्लस साइन यानी कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज वो सेंटर में है, और उतने ही चार्ज के इलेक्ट्रॉन बाहर मिलेंगे। तो जितने अंदर प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, तब वो बैलेंस होगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो यानी कि नेगेटिव चार्ज चला गया, तो यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया वहाँ पे। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे तो दैट मीन्स कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब वो एक नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ। देखिए, मैंने राइट साइड में जो एक डायग्राम बनाया है, इसमें आपको दिखेगा कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज, मान लीजिए वो +2 उनका चार्ज है, तो उतने ही 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज बाहर हैं, बाहर की शेल में, एस शेल में आपके मौजूद हैं। अब मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला और ले लिया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि माइनस के 3 हो गए और प्लस के कितने हैं, 2, तो माइनस का 1 आएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे दोनों को मिला के, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम ले रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को देने की, जब मान लो प्लस के 2 जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर में मौजूद है, और वही 2 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर की शेल में मौजूद हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर किसी को दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो रह गया 2 और नेगेटिव चार्ज रह गया 1, तो प्लस का 2 और माइनस का 1, तो हमारे पास 2 में से 1 घटा के क्या आएगा, 1, लेकिन वो 1 पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को दे देने से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप ऐसे समझ लो कि प्लस की संख्या बड़ी होती है ना, माइनस की संख्या छोटी होती है, तो जो देने वाला है वो बड़ा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो लेने वाला है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो छोटा है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने लिख भी दिया है कि इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देंगे तो आप पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी कि एटम पे बढ़ जाएगा, आपके ऊपर नहीं। तो और इलेक्ट्रॉन अगर आप जोड़ देंगे यानी कि ले लेंगे तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। फिर से दोबारा से कह रही हूँ, आपके ऊपर नहीं, एटम के ऊपर। सो इस तरह से ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशंस बनती हैं एटम की, इन्हें कहते हैं आयनाइजेशन या फिर आयन बोलते हैं इस सिचुएशन को। और चार्ज सिचुएशन ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड आयन। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता है निकालने और डालने का, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उसको बोल देते हैं। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सोडियम का 1123। ठीक है, तो इसमें 11 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सीधी सीधी सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 11। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 23 - 11, तो कितना आ गया, 12। अब ये इधर एक डायग्राम लगाया है मैंने इसका सोडियम का, तो ये इस तरह से है कि बीच में प्लस में क्या है, प्रोटॉन्स मौजूद हैं, जैसा हमने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से हर इलेक्ट्रॉन या हर एटम जो है, इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, हर एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है कि मैं स्थिर हो जाऊं। और स्थिर की सिचुएशन साइड में मैंने लिखी है, देखिए 2 8 8, एस शेल में 2, पहली शेल में पहले राउंड में, दूसरे में 8 और तीसरे राउंड में 8। इस तरह से आप इसको बैलेंस करते हैं। और जो एफ कैटेगरी होती है, जो चौथी लेयर होती है, उसमें 18। अब इस सिचुएशन को प्राप्त करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को देता है या फिर ले लेता है। तो सोडियम जो है उसके पास में पहली शेल में कितने हैं, 2, दूसरी शेल में कितने, 8। ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने 11 को डिवाइड किया है। ठीक है, 2 8 और 1, 2 और 8 कितने हो गए, 10, और 1 बचा 11। ठीक है, तो सबसे बाहर की शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो अगर 2 8 में आ जाएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो वो अपना जो बाहर का 1 इलेक्ट्रॉन है इसको किसी को दे देगा, और देगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन एक बाहर की तरफ जा रहा है। आप रेड पेन से देख सकते हैं सीधे हाथ वाले डायग्राम में कि इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो Na प्लस आयन बन जाएगा, यानी Na का पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह से ये क्लोरीन का एक इधर एग्जाम्पल दे रखा है आपको। इसमें क्या हो रहा है कि क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखिए 17, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या बन जाएगा, 2 8 7, 2 और 8 10 हो गए, कितने बचे 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से सिचुएशंस में होंगे एसपीडीएफ में, इन शेल्स में, इन राउंड्स में, वो होगा 2 8 और 7। तो अगर ये 7 है और स्टेबल सिचुएशन है 2 8 8 की, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। अब जब इसको लेना पड़ेगा तो ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी जो आउटर शेल है उसमें ये डाल लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो लेने वाला क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। ऊपर लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉन को जोड़ देगा अपने साथ में तो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। क्लोरीन का आयन इसलिए नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखिए वैलेंसी। वैलेंसी कैसे आइडेंटिफाई होती है। बेसिकली हाइड्रोजन के एक एटम से हम वैलेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और पहली शेल में हमें चाहिए होते हैं 2, तो वो उसे एक इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, दे के किसी के साथ जुड़ जाएगा, या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। उसकी ये वाली कंडीशन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल करके अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1। अब हम देखते हैं कार्बन की वैलेंसी किस तरह से आइडेंटिफाई होती है। इस तरह से आप किसी भी की वैलेंसी देख सकते हैं, ठीक है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैंने नीचे राउंड अप कर रखा है, देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ है, नीचे पैरों की तरफ, वो क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे Z की वैल्यू, तो ये क्या है 6। अब इसको कैसे हम एसपीडीएफ में यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे, 2 4, ठीक है। एक प्रैक्टिस में आपकी कोशिश करूँगी कि एक वीडियो आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रैक्टिस पे ही बनाऊं, जिससे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ जाए, जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो कार्बन में पहली शेल में कितने हैं, 2, दूसरी शेल में कितने बचे, 4, 2 इधर 4 इधर, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास में टोटल हैं। तो बाहर की शेल में उसके पास कितने हैं, 4, तो 4 ही वो ले सकता है, 4 ही वो दे सकता है, भाई 8 करने हैं उसको, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। ये 4 तरफ से जुड़ सकता है हाइड्रोजन से, तो कार्बन इसकी वैलेंसी क्या है, कार्बन की 4। अब देखेंगे कि हमें एसपीडीएफ जो मैं आपको बोल रही हूँ शेल्स, ये क्या सिस्टम है। तो ये जो फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उनको अलग अलग शेल में, जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के नाभिक के चारों ओर, उन्हें किस तरह से, कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी शेल में घूमे, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। तो जो आपके पहली शेल है वो है एस शेल, सेकेंड शेल है उसका नाम है पी, तीसरी आप देखेंगे डी, और चौथी आप देखेंगे एफ। पहली वाली जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में 18। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स इनमें हो सकते हैं, और इसी के आधार पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो लिखते हैं। अब आपके पास में ये थोड़ी सी एक्सरसाइज दे रही हूँ, आप इसको करेंगे। न्यूट्रॉन इज़ डिस्कवर्ड बाय, मैंने आपको बताया था ईंट पर नाच, तो इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कौन सा ठीक है। द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट हैज़ द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट आर कॉल्ड। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन आपके जो एटॉमिक वेट हैं वो अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मैंने अभी पढ़ाया ये आपको। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़, वाटर में जो है ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, ठीक है। H2O जो है उसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे आपने कार्बन की देखी थी अभी। द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज़, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, या समटाइम्स पॉजिटिव और समटाइम नेगेटिव। न्यूट्रॉन का क्या चार्ज है। इन चारों क्वेश्चंस के नंबर, इन चारों क्वेश्चंस के आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा चैप्टर है, 12th तक काम आता है आप लोगों के, ठीक है। और एक ये आपके मैच द फॉलोइंग्स हैं, इनमें आप मिक्स करेंगे कि कौन सा किसने खोजा था, ठीक है। ये मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसका होमवर्क है, ठीक। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। साइंस के जो टॉपिक्स हैं आपके, स्पेशली फॉर क्लास 8th, और स्पेशली ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट किया है, जिन्हें कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा था, तो वो लोग अगर चाहें तो आपके टॉपिक वाइज आपकी जो बुक में दे रखा है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मैं चल रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और
आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे सबको इसका फ़ायदा मिल सके। सो कीप लर्निंग गाइज। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।